चलिए स्टार्ट करते केस स्टडीज। केस स्टडीज, द मोस्ट अवेटेड पार्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर 13 में इन्होंने एक बहुत वंडरफुल चार्ट बनाया है जो एक्चुअली आपके पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है। आई रियली लाइक दिस चार्ट। कुछ इसमें छूट गया है बट दे हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। कुछ छूटा है बट ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। अगर आप थोड़ा सा और समय इन्वेस्ट करें ना इस चार्ट के डायरेक्शन में, आप शायद पूरा सिलेबस को इस चार्ट में ला सकते हैं। थोड़ा मेहनत का काम है कि जो अनटच्ड एरियाज है उसके अंदर भी आपने जो उसका स्कोप ऑफ स्टडी है उसको डाल दिया। पूरा सिलेबस एक चार्ट में आ जाएगा। एनीवेज, बेसिकली केस स्टडी देखिए एक अलग सेगमेंट बनाया गया आपके सिलेबस में, जिससे मुझे जहां तक भनक है कि 25 मार्क डेडिकेट होना चाहिए। और ये बात कहां लिखी हुई थी? जब सिलेबस आया था तब लिखी हुई थी, इस मैट में कहीं नहीं लिखी हुई है। अब वो 25 मार्क एक्चुअली इसी चैप्टर से ही आएगा ऐसा नहीं बोल सकते। केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हर चैप्टर में थोड़े थोड़े जगह जगह बैठे हुए, तो यू कैन नॉट अज्यूम कि इसी चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उससे ही 25 मार्क क्या आ रहे। वो जगह जगह बैठे हुए, सब इकट्ठा करोगे तो वैसे तरह के क्वेश्चन 25 मार्क के आ जाएंगे। ठीक, केस स्टडी का जो बेसिक आउटलाइन है, जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आउटलाइन एक बार पढ़ते हैं। और एक्चुअली ये सीमा का पूरा गाइडलाइंस छापा हुआ है। CIMA का जो केस स्टडी एग्जाम होता है उसका गाइडलाइन भी यही बोलता है। जैसे पहला बात, केस स्टडी इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट क्वालिटी। मतलब यू मे नॉट चूज टू राइट मोर, यू मे चूज टू राइट लेस, बट राइट कॉन्क्रीट। द साइज ऑफ द आंसर इज नॉट सपोज टू बी प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स अलॉटेड। ठीक, दूसरा, प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू। नाउ व्हाट इज दिस? केस स्टडी क्वेश्चंस का खासियत होता है, केस स्टडी क्वेश्चंस का खासियत होता है केस स्टडीज क्वेश्चन का खासियत होता है will always give some issues that company is facing. Will always give some issues that company is facing. Issues मतलब challenges, समस्या that company is facing, will always give. You have to identify it. We need to identify it. मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा while reading the question. तो मैं अभी आपको कुछ केस स्टडीज पढ़ के दिखाऊंगा कि रीड करते करते देखिए कहां पे इन्होंने अपना तकलीफ बताना शुरू कर दिया। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। उन इश्यूज का लिस्ट आपको तैयार करना होगा। इन आंसर्स वी प्रिपेयर the list of the issues. अब हम लोग जब सीमा एग्जाम देते थे तो उधर तो एक और कंडीशन रहता था, बोलता था इश्यूज का रैंकिंग करो, प्रायोरिटाइज करो कि किस इशू को आप पहले रिजॉल्व करोगे। और उसमें जनरली कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता था।
इन गाइडलाइंस में लिखा रहता था यू कैन राइट एनी इशू एज फर्स्ट, बट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक दैट इज द फर्स्ट इशू. इफ यू आर एबल टू कन्विंस इन योर आंसर दैट दिस इज द फर्स्ट इशू, दे विल एक्सेप्ट इट. मतलब सीमा एग्जाम में क्या होता था, यू नो, केस स्टडी के क्वेश्चंस का आंसर 2 बार इवेल्युएट होते थे. मतलब आंसर पेपर जो हम लोग देके आते थे उसमें 2 कॉलम बने हुए होते थे. फर्स्ट एग्जामिनर्स मार्क्स, सेकंड एग्जामिनर्स मार्क्स. एक पेपर को 2 बार वो लोग चेक करवाते थे जिससे कि बच्चों के साथ अनहोनी नहीं हो जाए. यहां तो एक बार भी ढंग से चेक होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है. इतना ट्रेनिंग हम स्टूडेंट लोग तो ले रहे हैं, जो एग्जामिनर है वो इतना ट्रेनिंग लेगा कि नहीं चेक करने का हमें पता नहीं है यहाँ पे. बट केस स्टडी का बहुत सारा डायनामिज्म है और वो डायनामिज्म ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं. इन आंसर्स वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द इश्यूज. वो प्रायोरिटाइजेशन का पंगा अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें नहीं दिख रहा है. बट खाली ये पॉइंटर नहीं बनना आपको, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है. वी हैव टू ऑलवेज रेकमेंड द सोल्यूशन, लिस्ट ऑफ द इश्यूज. अच्छा, लिस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन देना होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ इश्यूज कि मैटर एक्चुअली है क्या. लिस्ट में आप हेडिंग बना रहे हो, उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हो. लिस्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हो. एक्सप्लेन करने के बाद उसका रिकमेंडेड सॉल्यूशंस निकाल रहे हो. रिकमेंडेड सॉल्यूशंस बता रहे हो और उन रिकमेंडेड सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे हो, बेस्ट चॉइस बता रहे हो विथ रीजन कि वाई दैट इज द बेस्ट चॉइस. विथ रीजन आपको बेस्ट चॉइस बताना होगा कि दिस सीम्स द बेस्ट सॉल्यूशन, एंड उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके भी स्टेप्स देने होंगे. इंप्लीमेंटेशन भी इंश्योर करना होगा. और उसके बाद एक और हो सकता है कि पूरा चीज को लेके प्रेजेंट इट इन रिपोर्ट और ईमेल. प्रेजेंट इट इन रिपोर्ट और ईमेल. पिछले दिन हमने किया था ना रिपोर्ट और ईमेल के ऊपर के स्टडीज. आपको ट्रिक समझ में आ रहा है. लिस्ट ऑफ इश्यूज चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ इश्यूज चाहिए, रेकमेंडेड सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट चॉइस विथ रीजंस चाहिए, इंप्लीमेंटेशन चाहिए और उसका रिपोर्ट और ईमेल बनाना आना चाहिए. मतलब ये बेसिक क्राइटेरिया है. अब आपका अगर क्वेश्चन कुछ और चाहता है तो बात अलग है, वो जो चाहता है फिर वही बताएंगे. अदरवाइज आपको ये बताना पड़ता है. ठीक है, एक बार वापस आ जाइए. प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू, डिसाइड व्हाट मॉडल्स टू यूज एंड प्रायोरिटाइज द इश्यूज. प्रायोरिटाइज के ऊपर बोल तो रहा है बट उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक हमने पूछा नहीं है, यहां पे कहीं है नहीं. ये पूरा वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. उनके जो गाइडलाइंस थे एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट किए हुए. फिर आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट. जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखा ना, इश्यूज का एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो उसका इम्पैक्ट ही तो एक्सप्लेनेशन है ना. एक्सप्लेनेशन माने इम्पैक्ट. एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट एक ही चीज है. इम्पैक्ट ऑफ इश्यूज आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना है. देन एज वेल एज ऑल्टरनेटिव एक्शंस, वही रिकमेंडेड सॉल्यूशंस बताना है. रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन के साथ आंसर शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो. मतलब ऐसे नहीं कि पहले सॉल्यूशन दे दिया फिर इशू एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इश्यूज and conclude with sound well justified recommendations. Justified recommendation मतलब best choice with reason. Not to spend too much time on calculation. Do not place too much attention and time on the presentation. ये absurd बात है बट ठीक है, बोल रहे तो मान रहे.
क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ऑफ ऑन ईच इशू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट द रैंकिंग ऑर्डर। जैसे अब मान लीजिए 6 इशू निकल आए, तो 6 का 6 को इलेबोरेट करना जरूरी नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है उसी को आप इलेबोरेट करके आइए एग्जाम में। समय के अंदर आपको आंसर लिखना होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट था, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ऑन ईच इश्यूज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी पे आप ज्यादा इलेबोरेट करें। जो ज्यादा इंपैक्टफुल है उसी पे जो ज्यादा इंपैक्टफुल है उसी पे ज्यादा डिस्कशन होगा। फिर डू नॉट डिस्कस ईच ऑफ द इशू इन डेप्थ एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट। फिर अपनी बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, नॉनसेंस बात है, ये बात नॉनसेंस है, नॉनसेंस। अभी बोला क्वालिटी इशू पे बात करिए और फिर अभी बात बोलते हैं कि सबके ऊपर बात करिए। डू नॉट लीव एनी ऑफ द इशू अनडिसाइडेड। रिकमेंडेशन शुड इंक्लूड व्हाट टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज ऑल्सो। एथिकल इश्यूज मतलब ह्यूमन सेफ्टी रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड, etc. Then briefly justify. Recommendation should appear at the end of the report. And फिर एक और नॉनसेंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मतलब यही बोलना चाह रहे हैं यार कि आपको पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी आप अगर सोचोगे कि अब हम तैयार हो गया एग्जाम में हम बैठ जाएगा खाली गाइडलाइन पढ़ के, नहीं होगा। यू हैव टू रीड इट इन योर वर्जन। तुम लोग पहला दूसरा तो कम से कम अपने साथ में करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ केस स्टडीज आर हैंडल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 केस स्टडी, पहला तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करता हूं, समय बचाने के लिए थोड़ा हिंदी में बताता हूं और आप साइड साइड में कुछ लिख चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपका रीडिंग टाइम बच जाएगा घर में। ये कंपनी है, ये कंपनी है। मैट आप लोग के पास है ना, मैट में फॉलो करिए, आप अपना ग्लांस मैट में रखिए। ये कंपनी है सन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का, जिसके 30 स्टोर्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो मैं कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं। दे सेल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। नाउ इनका जो मॉडल है वो बहुत ही ट्रेडिशनल मॉडल है। कैसा कि स्टोर मैनेजर जो होते हैं उनको जो भी आइटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, वो लोग मंथली बेसिस में सेंट्रलाइज्ड टीम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वन स्टोर कैन सेंड ओनली 1 रिक्वेजिशन पर मंथ। समझ रहे हैं? एक महीना में आप 1 रिक्वेजिशन भेजेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम को, वो जो मुंबई में सिचुएटेड है, वहां से आपके पास आपका स्टोर के लिए जो जो गुड्स आपको चाहिए बेचने के लिए वो मिल जाएगा। और फिर देखना रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स जो आप सेंट्रलाइज टीम को भेज रहे हो वो एक्चुअली वेयर हाउसिंग टीम है। वो लोग उसको फॉरवर्ड कर रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान दीजिएगा। एंड वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, फिर सारा गुड्स बन के वापस वेयर हाउस में आएगा। गुड्स आर सेंट टू वेयर हाउस इन मुंबई एंड आर डिस्पैच टू डिफरेंट स्टोर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ये पूरा डिस्क्रिप्शन बोल रहा है। इनके यहां पे पुल सिस्टम चल रहा है। पुल सिस्टम, पुल सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जहां पे जरूरत है उनका रिक्वेस्ट आने दो, फिर रिक्वेस्ट को हम इकट्ठा करके प्रोडक्शन करेंगे और वेयर हाउस में पहुंचा के फिर तुरंत डिस्पैच करा देंगे। द टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टोर टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द स्टोर टेक्स अबाउट 30 to 40 days ऑन एन एवरेज। इसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम याद है क्या? ऑर्डर करोगे और कब मिलेगा,
उसका टाइम 30 से 40 दिन लग जाएगा। एक तो मंथली ऑर्डर भेज सकते हो और ऊपर से 30 से 40 दिन बाद ही आपको मिलेगा। इन द प्रोसेस द कंपनी प्रोक्योर्स पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स। पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स। द कंपनी हैज फेस्ड क्वालिटी रिलेटेड issues with many vendors leading to delay in production. इशू मिल गया? इशू मिला? तो ये पहला इशू है क्या? नहीं, और भी इशू है। ये भी तो इशू है, 30-40 डेज लगता है। ये भी तो इशू है कि वन स्टोर कैन सेंड ओनली वन रिक्विजिशन, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इश्यूज आइडेंटिफाई करना, समस्या क्या, ये तो गजब का समस्या भाई कि एक स्टोर से एक ही बार रिक्वेस्ट आएगा, फिर 30-40 दिन बाद ही आपको रिप्लेनिशमेंट मिलेगा, और फिर आप लोग यहाँ पे 100 वेंडर से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए क्वालिटी इश्यूज हो रही है। एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री इन सन इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी हाई. It is again another issue. Holding period is very high at 45 days against industry average of 15 days. Another issue is there. Since the order to delivery time at a store is very high, order to delivery time to store is very high, company has traditionally allowed high inventory holding to reduce the stock out at store level. क्या करेगा अगर इन्वेंट्री रिप्लेनिश होने में इतना टाइम लगता है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना लिया, चलो इतना दिन होल्ड कर सकते हो आप, अलाउड है। Company is under severe pressure, another issue, 6 number, to improve its working capital cycle. ठीक है। A high amount of inventory held at each store also means that the products become obsolete, और issues है। In case products like mobile phones, new and upgraded versions are available in the market as early as 6 months from the date of initial launch of a particular model, a significant portion of inventory of mobile phones becomes obsolete every year. लॉजिकल है, अगर 6 महीना के अंदर अंदर एक कंपनी का दूसरा नया मॉडल आ जाता है प्रीवियस के लॉन्च में, तो पहला वाला का बहुत सारा इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगा। कंपनी जनरली रिजॉर्ट्स टू ऑब्सोलीट से डील करने के लिए डिस्काउंटेड सेल टू लिक्विडेट सच ऑब्सोलीट मॉडल्स। करेक्ट। ये सब फ्लिपकार्ट वगैरह में जो सस्ते मिल जाते हैं ना, वो यही सब कारण से मिल जाते हैं। वो लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, उन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास ऑब्सोलीट पड़े रह गए, तो ऑब्सोलीट चीजों को भी सस्ते सस्ते में बेच के निकलवा देते हैं लोग। मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड ई कॉमर्स एज एन अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट एन इशू। अपॉर्चुनिटी है ये, इशू नहीं। अपॉर्चुनिटी इज नॉट एन इशू। तो ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी में भी जा रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सिचुएशन समझ रहे हैं आप, इनका प्रेजेंट हालात कि कैसे लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, और अब ई कॉमर्स का भी बुद्धि चलाने का मन कर रहा है। कंपनी इज कंसिडरिंग लॉन्च ऑफ इट्स ओन ई कॉमर्स वेबसाइट टू सेल द प्रोडक्ट्स विच आर करेंटली बीइंग सोल्ड इन फिजिकल स्टोर्स। Depending upon the success of online sales, the company might choose to optimize and close certain physical stores in next couple of years. मतलब अभी उनको किसी ने बता दिया कि अगर आप यहाँ सक्सेसफुल हो गए तो फिजिकल स्टोर्स थोड़ा बंद कर दीजिएगा। ये सब ट्रेडिशनल बुद्धि है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये नहीं बोलता है, ट्रेडिशनल बुद्धि है, कॉस्ट कम करना है, बंद कर दो। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। कॉग्निजेंट मतलब aware होना, aware of the fact that existing inventory procurement and management system will not fit in the e-commerce business. Obviously existing जो आपका 45 दिन का procurement cycle है, आप e-commerce में आज ऑर्डर लेके 45 दिन बाद डिलीवर करेंगे। e-commerce works on a inventory light model and quick as well as on time delivery of products of the customers. ये तो हमें भी पता है। The fact that customers could be from a location other than those where Sun Electronics has physical store makes the matter more complex. E-commerce का इनका एक challenge है. This is e-commerce challenge. E-commerce related issue. Opportunity related issue है. ये general issue नहीं है। अगर ई कॉमर्स अंडरटेक करोगे तो एक और इशू आ रहा है
कि आपका जो इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो ई कॉमर्स को फिट इन नहीं करेगा, और ऊपर से आपको ये भी टेंशन हो गया कि डिलीवरी कैसे कराएंगे अगर कस्टमर को ही ऐसा का ऑर्डर मार दिया जहां पे हमारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। समस्या समझ में आ रही है? हाँ, कंसल्टेंट बनेंगे इनके, क्या करना चाहिए? कंपनी इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जनरली क्वेश्चन में हम लोग जब सीमा में देते थे तो कुछ बताता नहीं था क्या करना है, बट अभी आपका क्वेश्चन मैंने देखा हर केस में क्या करना है वो रिक्वायर्ड में बोल दे रहा है, तो इजी क्वेश्चन है। कंपनी इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम and will a supply chain management system be of use to Sun Electronics in the light of e-commerce venture? You are required to explain the concept of supply chain management and evaluate the applicability of it in the current case. देख रहे क्वेश्चन का लेवल पूरा फ्रेग्रेंस ही चेंज कर दिया। मतलब हम लोग वैसे तो सप्लाई चेन के ऊपर काफी देर पढ़ाई किए थे, एक अलग सेशन लगाए थे, but questions are not going to be what is supply chain, what are its features, what are its advantages and disadvantages that were there in CMA and old syllabus of CA. Now if this mat is being followed as per this mat, the questions of supply chain are going to be like this, where of course you have to write what everything you had learned there, and then you have to also give how you should apply in this case. लॉ में केस स्टडीज आता तो सर क्या सिखाते थे, कैसे लिखना आंसर? पहले इंट्रोडक्शन में क्या आता है? पहले प्रोविजन, क्या बोलते हैं, सीधा प्रोविजन से आंसर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन ऑफ योर प्रोविजन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, यही तो करते हैं। इधर ये भी कर सकते हैं, बट इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इश्यूज हाईलाइट करना। पहले मैंने एक फ्लो लिखा है आपको, पहले इश्यूज बताओ, यानी पहले फैक्ट्स बताओ, फिर प्रोविजन के जगह कॉन्सेप्ट बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करो, और फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन इन द फैक्ट्स बताओ। इधर भी लेवल ऑफ आंसर वही है जैसा आप केस स्टडी बेस क्वेश्चंस को ऑलरेडी डील करते हुए हैं। तो आंसर का लेवल क्या होगा? पहले फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब यहां पे इश्यूज एंड इंपैक्ट। तो आपके पास एग्जाम में एक ऑप्शन होता है, हाँ पेन रुकेगा ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इश्यूज आइडेंटिफाई किया, फैक्ट्स आइडेंटिफाई हुआ, ओके, उसी को कॉपी मारते जाना है, और उसका इंपैक्ट के लिए ना बीच बीच में एक एक दो दो लाइन मन से बनाते जाना है, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बीच बीच में कुछ कुछ लाइन मन से कन्वर्ट करके लिखना है। दूसरा प्रोविजन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैनेजमेंट टूल या कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। थर्ड एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो आप बीच में लिखते हो यही तो रिकमेंडेड सोल्यूशन है, दिस इज ओनली द रिकमेंडेड सोल्यूशन। तो इस केस का रिकमेंडेड सोल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिया, दैट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका ये सोल्यूशन है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मतलब दिस इज द सोल्यूशन टू अवर इश्यूज। ठीक है, ये पहला से आपको जनरल आइडिया लग जाएगा हर केस स्टडी कैसे पढ़ने का है। सोल्यूशन टू अवर इश्यूज, वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिया, आपको बताने का जरूरत नहीं। नाउ देखो सोल्यूशन में ये लोग ये इशू बोल के जो लिखा है ना, मैंने मार्क करा दिया आपको इशू कितने सारे हैं। ये 1 2 3 4 मिस हो गया,
ठीक है, आप सोचो ना, 4 मिस हो गया, क्या है? आप सीट ठीक से कर लिए ना, तो मैं कट के कर दूंगा। 4 5 6। तो इस 6 के बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया। दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स का बात, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ये वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये वाला पैरा हर बच्चा अपने आंसर में लिख सकता है, क्वेश्चन से उठा के कॉपी पेस्ट करना है। और लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा सेंटेंस चेंज करते रहना और इशू का इम्पैक्ट बताते रहना। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था ना, क्वालिटी रिलेटेड इशू फेस कर रहा है, तो एक बीच में अपना ओपिनियन दे दिया, इफ दिस इज कैरिड ऑन देन कंपनी विल फेस मेजर रेपुटेशन रिस्क इन द आईज ऑफ इट्स ओन कस्टमर्स, इट विल हैव टू रिप्लेस लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल हैव टू इनकर कस्टमर सर्विस कॉस्ट। ऐसे अपना मन से 2-3 लाइन फेंक देना है, फिर चलाते रहना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। बीच में जो क्लिक किया कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, 2 लाइन लिख दिया, सो दैट पढ़ने वाले को लगे कि नहीं बच्चा मेहनत से लिख रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे, और खुद ही लिखा था, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। और देखो भर भर के लिख, अपना बात का कोई वैल्यू नहीं। अभी आगे आप देखें जबरदस्ती का पूरा चैप्टर उठा के यहां पे डाल देगा। ये है कॉन्सेप्ट। आप चाह कर भी दोस्त इतना लिख नहीं पाओगे। अगर आपको समय में लिखना है ना, इसको लिखने जाओगे तो बहुत समय भी लगेगा। बट मैंने क्या बोला, टेक इट एज एन आइडिया ऑफ पैसिव रीडिंग। जितना पैसिवली पढ़ोगे तो जितना लिखना उतना ही याद रहेगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुनो क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं वो समझ लो। सप्लाई चेन एक्चुअली इंडस्ट्री वैल्यू चेन को बोलते हैं। वैल्यू चेन आपको पोर्टर्स वैल्यू चेन से पढ़ने को मिल रहा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सारा का सारा पॉइंट वापस यहां पे लिखा हुआ है। दिस इज पोर्टर्स वैल्यू चेन, बिकॉज सप्लाई चेन इज इंडस्ट्री वैल्यू चेन। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सीख लीजिए, ये बहुत मुश्किल होगा बाद में। यहां पे वापस ये लोग इश्यूज का लिस्ट बना रहा है। तो सीखने का क्या है, देखो यहां पे जो लिखा उस आंसर को पत्थर की लकीर मान मत लेना, ना तो लिख पाओगे और फंस जाओगे बुरी तरीके से। और मैंने कितना स्मार्ट वर्क आपको बताया, लिस्ट ऑफ इश्यूज सबसे पहले लिख देने का, वही फैक्ट्स ऑफ द केस है। मतलब ये पूरा क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट किया है और उसी का ही फिर बुलेट बनाकर यहां पे डाला है। तो इट इज शेयर रिपीट and I will prefer you to write this directly, not the previous one. Prefer this way to write in exam. Prefer this to write in exam. देखिए आपको जो इश्यूज मैंने मार्क कराए थे वही सब यहां पे दिखते हैं क्या? देखिए तो पहला क्या है, प्रोडक्शन, ये एक नया डाल दिया इन्होंने। प्रोडक्शन प्लानिंग इज नॉट बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड एंड इज डन ऑन एन एड हॉक बेसिस। इन्वेंट्री होल्डिंग इज वेरी हाई, वर्किंग कैपिटल इज लॉन्गर, टाइम टेकन टू फुलफिल एन ऑर्डर फ्रॉम द स्टोर इज हाई, प्रोडक्शन इज डिस्पैच टू सेंट्रल वेयर हाउस, दिस कुड बी एन इनएफिशिएंट प्रोसेस, लिक्विडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंट फॉर प्रोडक्ट्स विद लो शेल्फ लाइफ। ये सब हाईलाइट्स किए थे हमने। एंड देयर इज आंसर, मैं वापस बोल दूं, देयर इज नो परफेक्ट आंसर। आप अपने आप को ये सब केस स्टडी करते वक्त कमजोर नहीं समझेंगे। आपको बस अपने खुले दिमाग से इश्यूज को पिकअप करना है और लिखना है कि ये आपको लगता है ये इशू है तो आप जरूर बताइए और उसका इंपैक्ट भी बताने का कोशिश करिए। अब इन्होंने बताया कि हाउ यू कैन अप्लाई एससीएम। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ाई किया हुआ था, उसका स्टेप्स यहां पे डिस्कस किया गया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीएम में स्टेप्स बता रहा है। प्लान, नाउ व्हाट इज द प्लान वर्ड इंडिकेटिंग? प्लान इज इंडिकेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स
जैसे इन दिस सन इलेक्ट्रॉनिक्स केस यू हैव टू राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स, प्लान द रिक्वायरमेंट. सन इलेक्ट्रॉनिक केस में यू हैव टू प्लान द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स, कि क्या उनको जरूरत पड़ती है. यहां पे जब भी आंसर लिख रहे हैं, देखिए यहां लिखा है एंड एप्लीकेबिलिटी टू सन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हर पॉइंट में you have to involve the facts of the case. You are actually concluding now. This is the third phase of your answer. You are writing the application, your concept in the company's problems. तो प्लान करना है तो स्टोर का रिक्वायरमेंट को जानना है. देन डेवलप मतलब प्रोक्योर करना है. देखिए वर्ड थोड़ा मिसगाइडिंग है. प्लान करना मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डेवलप मतलब फिर कंफ्यूज हो सकता है. डेवलप मतलब प्रोक्योर फ्रॉम सप्लायर्स. नो, अभी सप्लायर्स के जगह आप बोल सकते हैं इनको जो वो 100 पार्ट्स अपने वेंडर से लेने होते हैं उसको प्रोक्योर करना चाहिए. फिर मेक मतलब मैन्युफैक्चर, फिर डिलीवर मतलब डिस्पैच, और डिस्पैच में फिर वही लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स मतलब समझते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बातें डिस्पैच में की जाती है. ओके, प्लान, डेवलप, मेक एंड डिलीवर. और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या है इसमें, मुझे बताओ तो. इसमें क्या किया इन्होंने, अलग अलग टुकड़ों में आपके की प्रोसेसेस को बांटे. हम लोग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर किधर मिलेगा आपको? 2.28 में चले जाइए, कंटेंट में जाके देखिए 2.28. उधर देखिए एक पॉइंट है, की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन. देखिए जाइए, देखिए नोटिस करिए 2.28. 2.28 मिला, की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. उसमें 3 बातें हैं, 3 पॉइंट है. क्या? प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर, डिलीवर, ऐसा करके है. मिलेगा मिलेगा, थोड़ा पेज घुमाने से मिलेगा. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है, ग्रे शेड में मिल गया. पेज नंबर 2.38. आप पेज 2.38 से सब रेफर कर सकते हैं, बट इन्होंने यहां पे इसको और तोड़ दिया है. मिला? क्या क्या मिला? प्रोक्योरमेंट, फिर मैन्युफैक्चर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन. बनाओ, प्रोक्योर करो, बनाओ और बांटो, डिलीवर करो. उसी को 5 पार्ट में तोड़ दिया. अभी देखो, रिक्वायरमेंट, प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर और डिस्पैच. 5 नहीं, 4 पार्ट में तोड़ दिया. पेज 2.38 में इसके बारे में डिस्कशन था. अब चैलेंज क्या होता है कि आपको वही वाला चीज यहां क्लिक करेगा कि नहीं करेगा. ये सब जितना आप रीड करोगे उतना क्लैरिटी आएगा. देयर इज नो परफेक्ट आंसर. अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है आपने सप्लाई चेन का ये सब पॉइंट को टच ही नहीं किया, आप उसमें चले गए. आप एक और पॉइंट आता है उसके पीछे घुमाओ, 2.36 में आओ. देखो, अपस्ट्रीम मैनेजमेंट और डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट था, आप उसके बारे में बोलने लग गए. अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में सप्लायर रिलेशनशिप, डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट में कस्टमर रिलेशनशिप. तो जैसे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए कर रहे हैं आप? स्टोर्स के लिए. तो स्टोर्स इज योर कस्टमर काइंड ऑफ थिंग. तो यू हैव टू मैनेज देम इन डाउनस्ट्रीम, एंड अपस्ट्रीम में आपके जो 100 वेंडर है, करेक्ट, उनको मैनेज करना है. तो आप उनके बारे में भी आंसर लिखते हुए उनका प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हो. सन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कुछ बातें थी. आपको पेज पलटिए, थोड़ा अगल बगल दिखाइए. 2.35 में आके देखिए, वहां पे ही आपको मिलेगा कुछ फ्लो चार्ट बने हुए हैं, जिसमें मैंने मार्किंग भी कराया था कि अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में देखिएगा ई प्रोक्योरमेंट, ई सोर्सिंग, ई पेमेंट, ऐसा लिखा हुआ है. ई सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई पेमेंट. मिला? हाँ मिला.
तो वो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। ये कब हेल्प करेगा पता है? इनका जो ई कॉमर्स का प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व होगा। ये देखिए कितना बड़ा थ्योरी लिखे जा रहा है, आप देख रहे हैं, हद से ज्यादा लिखा है। फिर वापस बेनिफिट्स ऑफ एससीएम बता रहे हैं, फिर ये लोग वापस ई कॉमर्स के बारे में बोल रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग इन एग्जाम। यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट दे आर गिविंग। इट इज वेरी टेंशन समथिंग इफ यू आर डूइंग कॉपी पेस्ट। लिख ही नहीं पाओगे पूरा। चिट पेपर बनाओगे तो भी पेपर खत्म नहीं होगा, ओपन बुक भी हो जाएगा तो भी लिख नहीं पाओगे, इस समय नहीं होगा इतना। ई कॉमर्स में सुझाव दे सकते हो आप, ई प्रोक्योरमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये क्या करेगा? साइकिल टाइम रिड्यूस कर देगा। जैसे स्टोर को अगर कुछ मंगवाना है तो ई बुकिंग कर देगा वेयर हाउस को, जो ई रिक्विजिशन पे मैन्युफैक्चरिंग प्लान में घुस जाएगा। आपको ईआरपी सिस्टम में आना पड़ेगा। द सोल्यूशन इज ऑल्सो ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम में आओगे तो मंथली रिक्विजिशन जो भेजते हैं आप, उसका साइकिल टाइम कम हो सकता है, सोर्सिंग थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। ऐसा करिए ना, मतलब जो मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन में सिखाया था, जैसे स्टोर को जरूरत पड़ा, वॉलमार्ट और प्रॉक्टर गैम्बल का एग्जांपल में बताया था, स्टोर को जरूरत पड़ा, ठीक समझे क्या? स्टोर को जरूरत पड़ा तो वॉलमार्ट ने क्या किया था, स्टोर में सेंसर्स लगा दिए, और वो जैसे वॉलमार्ट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका क्वांटिटी स्टॉक लेवल्स जैसे कम होता था तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाता था प्रॉक्टर एंड गैम्बल के यहाँ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह एफएमसीजी में इन्वॉल्व एक कंपनी है, हेड एंड शोल्डर्स उसी का आता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं उसके। हिंदुस्तान यूनिलीवर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो उनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को पता कैसे चल रहा है मुझे अब भेजना है, सेंसर्स लगा दिए, जैसे ही वहां पे क्वांटिटी कम होगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल को खबर मिल जाएगा, और कभी भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जाके चेक कर सकता है सेंसर्स के थ्रू कि किसका कितना क्वांटिटी इनके पास पड़ा हुआ है, जिससे कि खत्म हो जाए तो तुरंत यहां से रेडी करके डिस्पैच करे ना। वैसे ही अगर स्टोर्स में कर दिया जाए तो आप ये सोल्यूशन दे के आ सकते हैं। ये लिखा नहीं है तो क्या हुआ, आप उसमें एक और कर सकते हैं, वॉलमार्ट प्रॉक्टर गैम्बल को कोट करके आ सकते हैं। मतलब जैसे आप लोग अपने टैक्स के केस स्टडीज के आंसर्स में केस स्टडीज कोट करते हो ना, इसी तरह से यहां पे कोई रियल वर्ल्ड केस मिला तो कोट करिए। ये मैं वहां पे लिख देता हूं, यू मे ऑल्सो कोट। यहां पे जो लिख रहा था केस स्टडी का 7वां पॉइंट, केस स्टडीज में, या यहां पे लिख देते हैं recommended solutions में you may include real world examples। जैसे हमारे सीमा के एग्जाम में तो ये मतलब डाई हार्ड नेसेसिटी होता था कि आप अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक दो नहीं दिए हर सोल्यूशन में तो वो लोग तो उसको ईगो पे ले लेंगे, चेक ही नहीं करेंगे ढंग से। तो वहां का क्राइटेरिया ही था कि आपको मिलता जुलता एग्जाम्पल कोट करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ क्लासेस ली थी यूके वूके से, उनके नोट्स वगैरह पढ़ के उन लोगों ने हर इंडस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल्स बना रखा था कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ आए तो ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस से आए तो ये एग्जाम्पल दे सकता है। बहुत सारा उन्होंने एक लिस्ट बना रखा था, तो उससे आइडिया लग गया, वो यूज आया कोई जरूरी नहीं है। बट हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ जो किताब में दिया उसका एग्जाम्पल यूज करना, आपको दिमाग में कुछ भी क्लिक करता है आप उसका एग्जाम्पल कोट करके आ सकते हो। तो यहाँ पे वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं, जिसमें यह बताया जा सकता है कि टू रिड्यूस द साइकिल टाइम what company can do is install some ERP at the stores which will immediately automatically, you can say automatically, send requisition to the central unit in Mumbai, and there if another ERP is there then ERP should be such capable कि it is immediately placing the
order with the required quantity of parts to the hundreds of vendors. ये एक्चुअली जब पहली बार ये ERP बना था ना, इस ERP का जो फर्स्ट वर्जन था उसका नाम था MRP, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसमें ये सारी कंपनियां अपना एक शेड्यूल डाल देती थी, अलग अलग फिनिश गुड्स के लिए क्या लिस्ट ऑफ मटेरियल है, इस फिनिश गुड्स के लिए ये लिस्ट ऑफ मटेरियल है। अब स्टोर से आया कि ये वाला 100 चाहिए, ये वाला 50 चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका लिस्ट ऑफ मटेरियल बना देगा और रिक्विजिट वेंडर्स जो हैं उसके, उनको वो क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो आपका जो ये मैनुअल जॉब था, ऑर्डर प्लेस करना, कंफर्म करना, वो सब खत्म। आपको मालूम है, आपका कोई जान पहचान में कोई अमेजन में गुड्स बेचते, फ्लिपकार्ट में कोई नहीं? जैसे ही अमेजन वगैरह में क्या सिस्टम है, एक तो फुलफिलमेंट सेंटर का कॉन्सेप्ट आपने सुना है? फुलफिलमेंट सेंटर मैंने वीडियो भी दिखाया था कि वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सप्लायर से पहले से मंगा के अपना वेयर हाउस में रख के रखते हैं, फिर जैसे ही आप बुक करते हो तो वो लोग अपने फुलफिलमेंट सेंटर से डिस्पैच करते हैं। Amazon maintains that kind of thing. Another, sometimes when they will give you that it is not fulfilled by Amazon, आप Amazon के वेबसाइट पे देखोगे, वहां पे लिखा रहता है फुलफिल्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है मतलब वो सोर्स डायरेक्टली सप्लायर से होगा। और इंटरेस्टिंगली जैसे ही आप बुक करते हो ना, आपके पास मैसेज आता है और सप्लायर के पास तुरंत मैसेज आता है कि एक ऑर्डर आपके नाम का बुक हो गया है। यही है ERP का कमाल। जैसे हम लोग के वेबसाइट पे भी ऐसा ही, आप लोग एक DTH क्लास, पेनड्राइव क्लास बुक करते हो तो आपके पास कंफर्मेशन मेल आता है, मैसेज आता है, हमारे पास भी आ जाता है तुरंत कि अभी आपका एक बुकिंग आया। तो हम लोग आपके कॉल किए बिना ही यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू कर देते हैं। जब तक आपका फोन आता है तब तक डिस्पैच में लगाने का कोशिश करते हैं, होता नहीं होता बात अलग। तो ये ERP का फायदा इस कंपनी को लेना चाहिए। कंपनी ट्रेडिशनली चल रहा है, ये आपको सुझाव देके आना चाहिए। अब क्या, वही लिखा था ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इफ यू डोंट राइट एन आंसर यू वोंट लर्न। अभी आपने एक आइडिया ले लिया, आप सोचेंगे कि मेरा हो गया, नहीं हुआ। आपको आइडिया मिला है, आपको करना क्या होगा पता है? ये क्वेश्चन 16 मार्क का हो सकता है, ये क्वेश्चन 16 मार्क का हो सकता है। तो आपको बैठ के एक आंसर लिखना है। सारा आइडिया होने के बाद भी आप लिखने जाओगे तो भी फंस जाओगे कहीं ना कहीं। सारा नॉलेज होने के बाद भी फंस जाओगे। ये केस स्टडी का एक ड्रॉबैक है। केस स्टडी का ड्रॉबैक आपको बता देते हैं। अपने को लगता है अपने से हो जाएगा, बट कंप्लीट नहीं होता। केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्वेश्चन जो मांगा है वो पूरा बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस स्टडी क्वेश्चंस इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस स्टडीज इज टू कंप्लीट द एंटायर आंसर, is to complete the answer with full its conditions, is to complete the answer। अगर आप खाली इश्यूज लिख के आ गए और आप बोलते हो उसका स्टेप मार्किंग मिलेगा, तो 0 भी हो सकता है वो। भले ही आप सारे इश्यूज मत लिखिए। देखिए रूल समझिए, यू मे नॉट राइट ऑल इश्यूज, यू मे ओनली एक्सप्लेन द क्वालिटी इश्यूज। यू मे नॉट राइट ऑल इश्यूज, यू मे नॉट गिव सोल्यूशन टू ऑल इश्यूज, that is possible, but you have to ultimately complete the entire flow। ये रूल समझिए केस स्टडी लिखने का। आप सारे इशू को हाईलाइट मत करिए, चलेगा। खाली आप लिस्ट बता दिए, एक्सप्लेन 2 कोई कर दिए, चलेगा। सोल्यूशन आप सबका नहीं बता पाए, प्राइम इश्यूज का सोल्यूशन रेकमेंड किए, चलेगा। बट उस सोल्यूशन को बताना पड़ेगा और फिर उन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा। मतलब देयर शुड बी अ फ्लो इन द एंटायर आंसर, इट शुड बी अ कंप्लीट पैकेज। इफ यू मिस कि खाली इशू लिख दिया, मेरे से सोल्यूशन लिखने का टाइम नहीं है, तो आप बोलेंगे इशू लिखने का 4 मार्क मिल जाए, नहीं मिलेगा, 0 हो सकता है। और आप पूरा थोड़ा थोड़ा बताते हुए पूरा कंप्लीट करा है ना, तो 16 में 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। केस स्टडी का बहुत सारा प्रोटोकॉल है, जो सीमा में था वो मैं बता रहा हूं आपको। पूरा आंसर लिखना ही पड़ेगा। वो आप नहीं लिख पाए, जैसे मैं सीमा का पर्सनली बताऊं, जो लास्ट लेवल 100 मार्क का केस स्टडी था उसको 2 बार में पास किया, पहली बार फेल हो गया था। रीजन बिंग मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे आता सब कुछ था, 3 घंटा में मैं खत्म नहीं कर पाया। खत्म क्या नहीं कर पाया, जितने इश्यूज थे उसको सॉल्व नहीं कर पाया। मेरे पास आंसर है बट लिखते लिखते समय बहुत चला गया।
सब कुछ लिखने का मन कर रहा है और रुक ही नहीं रहा, पेन 3 घंटा लगातार लिखने के बाद भी लास्ट में पेपर अधूरा रह गया तो मुझे एहसास हुआ कि इस बार शायद फेल कर देगा और 4 मार्क्स से फेल हो गया। फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम दिया, बट उसके पहले ये इंश्योर किया 2 मॉक टेस्ट देकर कि मैं पूरा लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लगातार बैठ के 3 घंटे कभी 3.5 घंटे भी हुए, कभी 3 घंटे में भी हुए, बट वो पूरा 100 मार्क कंप्लीट किया। एक बार मॉक टेस्ट दिया तो वो 3.25 घंटा के आसपास ले लिया, बट मैं रुका नहीं, 3 घंटे के बाद कट ऑफ नहीं किया, मैं देखा कितना देर में होता है। 3.5 घंटे में हुआ, दूसरी बार किया तो 3 घंटे में हुआ, और 3 घंटे में जब हुआ तो मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार मैं पास हो जाऊंगा। और पेपर दिया तो उसी समय पूरा कंप्लीट हुआ, तो समझ में आ गया इस बार पास हो जाएंगे, क्योंकि इनका चेक करने का कुछ गाइडलाइंस है, इसमें मार्क्स देने का गाइडलाइंस है कि सब कुछ होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट शुड बी टच्ड। इफ यू आर मिसिंग ऑन एनी एस्पेक्ट देन दे विल हाईली पेनलाइज यू, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, केस स्टडीज में अगर कभी कोई कैलकुलेशन आ जाए, नेवर डू एनी एरर इन कैलकुलेशन, हाईली पेनलाइज। मतलब केस स्टडी का प्रोटोकॉल बोलता है कि आप एक रिपोर्ट बना के दे रहे हैं और उसमें आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल होने का कोई हक ही नहीं है। मतलब सीमा के एग्जाम में तो एकदम ऐसे ईगो वाला बात बोल दिया कि वी कैन नॉट इमेजिन एनी प्रोफेशनल डूइंग कैलकुलेशन एरर्स, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट एनी मार्क्स। कैलकुलेशन एरर होने ना दे, कभी आता नहीं है ज्यादा, लेकिन आया तो एरर नहीं होने दे, बहुत सावधानी से करें, ज्यादा किसी को ओवर जस्टिफाई भी ना करें, यही केस स्टडी का प्रोटोकॉल है। तो आपका एक होम टास्क होता है कि आप जैसे आज ये अभी सुन लिया, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, इश्यूज क्या है, इश्यूज के बाद सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, और सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट के बाद उसमें सन इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे आप फिट इन कर सकते हो, उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मल्टीपल सोल्यूशन नहीं बताने थे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद अपना सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उसी को कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिखाना पड़ेगा। मैं क्लियर, उसी को कैसे अप्लाई करना है वो आपको बताना पड़ेगा, और उसका प्रैक्टिस लगेगा, आपको लिख के देखना होगा। भले ही आंसर 2 पेज का जा रहा हो, आपको एक टाइम फ्रेम बांधना होगा कि आधा घंटा में हो रहा है कि 45 मिनट में हो रहा है। 45 मिनट्स लग रहा है तो कम करना सीखो, और टाइम देख के एक आंसर को लिखोगे और लिख के मुझसे चेक कराओगे तो और भी बेटर रहेगा। मैं आपको बता पाऊंगा कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए कोई और ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे या फिर कोई डीटीएच क्लासेस में ये सारी क्लासेस करेंगे, उनके लिए कोई और ऑप्शन देखेंगे कि कैसे आपका लिखा हुआ आंसर को हम इवेल्युएट करें। बट आपको लिख के एटलीस्ट क्या होता है ना, एक सेल्फ इवेल्युएशन मैकेनिज्म भी है। आप लिख के आज ही मत पढ़िए, 2 दिन बाद पढ़िए, आपको समझ में आएगा आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे। तुरंत पढ़ोगे तो सब सही लगेगा, तो 2 दिन बाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा हम तो एब्सर्ड लिख रहा था। सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल भी है, वो भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अब कहीं पे भी मेरे ऊपर निर्भर हो जाओगे, जब तक सर बताएंगे नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अब हमारे पास 200-300 आंसर हर रोज आने लग गए तो हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, और एक अकेला ही ब्रेन को यहाँ पे करना पड़ेगा, ये डेलीगेशन कर नहीं सकूंगा। तो इट इज बेटर कि आप खुद सेल्फ इवैल्यूएट भी एक बार करें। फिर भी फंस रहे हो तो आप जरूर लेकर आए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट नेवर कंसिडर दैट दिस इज द ओनली परफेक्ट आंसर। एक और केस स्टडी है, उसको भी करते हैं। ये बहुत अच्छा है, रेस्ट इजी कंपनी, स्टार्टअप रिलेटेड। आइए साथ में पढ़िए, इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि पैराग्राफ का समरी बगल बगल में लिखते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वापस ये आंसर को 0 से पढ़ना होगा। एग्जाम में भी क्या होता है ना, केस स्टडी को पूरा पढ़ के फिर उससे एक्सप्लेनेशन तैयार करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है। तो इट इज बेटर कि आप इश्यूज खाली मार्क नहीं कर, थोड़ा बहुत उसका फैक्ट्स यहां पे लिखते जाएंगे। तो इससे आपको समय बचता है आपका, जब आप उसका आंसर पूरा डिटेल में लिखने जाते हो।
सीमा में तो एक और अजीब चीज करता था, वो लास्ट लेवल का जो था उसमें जो केस स्टडी होती थी, ये कितना आ रहा है, 2 पेज का आ रहा है, हाँ 3 पेज का आ रहा है बस, 3.5 पेज का आ रहा है बस, जो भी 30 पेज का आता था। और वो 1 महीना पहले दे देता था वेबसाइट पे, 1-1.5 महीना पहले वेबसाइट पे आ जाएगा, और उसका आप बैठ के छलनी करते रहिए, जिससे पूछना पूछिए, पूरा विश्व खुला है। तो बहुत सारे एनालिस्ट लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। अब उसके बाद एग्जाम हॉल में वो लेके नहीं जा सकते आप, वो 30 प्रिंट होके आएगा प्लस 2 पेज ऐड करेगा, और उसके बाद ऐसे रिक्वायरमेंट के लिस्ट आएंगे कि आपको क्या क्या करना है, ये रिक्वायर्ड का लिस्ट आएगा। और मेजॉरिटी केसेस में क्या होता था कि जो आप 30 पेज पढ़ के गए उसका पूरा कहानी पलट देता था लास्ट 2 पेज में, लास्ट 2 पेज में पूरा कहानी घुमा देता था कि ये जो बोल रहा था तो कुछ और ही था, और यहां पे आके तो कुछ और ही बकने लग गया। और आपको सारा आंसर उस 2 पेज के ऊपर ही लिखना है, और उसके साथ साथ 30 पेज से रेफरेंस डालते रहना है कि ऐसा पहले भी कभी कहीं बोला गया था। सब एग्जाम दे के ना आपको ये बताते हैं कि कॉस्टिंग में जो कॉन्फिडेंस आया था वो कॉस्टिंग का कोई और सब्जेक्ट पढ़ा के कभी नहीं है, कि कुछ काबिलियत आ गई, ऐसा महसूस हुआ था। ऐसा लगा कि अब मैं कंसल्टेंट बन गया हूं। पास हो गए तो और ज्यादा फील आए। आइए पढ़ते। मैं छोटा कर दूंगा, मैंने तो सारा पढ़ा हुआ है, मैं कहानी आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यहां पे एक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टार्टअप में इनके यहां पे 2 डिवीजन है, कंसल्टेंट और कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, एक्चुअली अगर क्वेश्चन हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो 3 डिवीजन है। एक और डिवीजन है ट्रेनिंग डिवीजन, जो इनके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देता है। तो इस सब में 3 डिवीजन है। एक डिवीजन है कंसल्टेंट, दूसरा डिवीजन है कस्टमर सपोर्ट, और तीसरा डिवीजन है ट्रेनिंग डिवीजन। इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं। कंसल्टेंट डिवीजन क्या करता है, इसके पास हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स फ्रॉम मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, who approaches client as a team and work out solution to meet their needs। एंड कस्टमर सपोर्ट डिवीजन क्या करता है कि जो कंसल्टेंट वाले कर आते हैं उसके बाद क्लाइंट को जब असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो कस्टमर सपोर्ट वाले असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कितना क्लियर है? बड़े बड़े कंपनियों में यही सिस्टम है। जैसे आप EY में चले जाएंगे तो आप जैसे मानिए उनसे ERP इंप्लीमेंट करवाइए। ERP एक विंग है उनका जो ERP इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। ERP मतलब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। ERP आप नॉर्मली बड़ी कंपनियों में खरीद लेते हैं, वो 15-20 लाख का आ जाएगा। जैसे विप्रो, इन्फोसिस, इन्होंने बहुत सारे ERP सेलेबल बना दिए। जैसे विप्रो का ERPs है, इन्फोसिस का ERPs है जो बैंकों को लगता है। जैसे बैंक में आप देखिए ERP सिस्टम यूज होते हैं ना इनके, तो अपने को क्या लगता है बैंक ने बनाया है? नहीं 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 नहीं, खरीदा है। किससे? विप्रो से। विप्रो ने एक ऐसा ERP बना दिया जो सारे बैंक इंडिया में यूज करते हैं, बट वो बना दिया खाली टेम्पलेट्स और ऑप्शंस छोड़ दिया है। अब इंप्लीमेंटेशन इज अनदर बिग जॉब जिसमें आपको अपने बैंक ऑपरेशंस को उस ERP के थ्रू कंडक्ट करवाना है। तो कंटेंट फिलिंग, कंट्रोल पॉइंट्स डालना, उसका कॉस्ट करोड़ों रुपया होता है। ERP तो 10-20 लाख में मिल जाएगा। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, तो अपने को क्या लगता है इन लोग बनवाया होगा, रेडीमेड है। ये विप्रो, TCS, इन्फोसिस ये सब बहुत बना रखे हैं, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखे हैं जो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री उस पर चल रहा है, पूरा हेल्थ केयर उस पर चल रहा है।
और उनसे खरीदवा देते हैं इन लोग, और खरीदवाने के बाद वॉल्यूम में वो लोग भी क्या करते हैं ना, एक बड़ा प्रोग्रामिंग कर लिया और वो तो सॉफ्टवेयर रेडीमेड बन गया। जैसे आप एंटीवायरस खरीदते हैं तो कितना 1000 रुपया में आ जाता है, बट एंटीवायरस बनाने में अरबों रुपया चला जाता होगा ना, बड़ा प्रोग्रामिंग है, 100 करोड़ रुपया जाता होगा, करेक्ट। अब इतना वॉल्यूम में वो लोग बेचते हैं तो पर हेड 1000-2000 भी हो तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही ईआरपी सिस्टम भी वो लोग विप्रो वाले लोग बना लेते हैं कुछ 200-300 करोड़ रुपया खर्चा करके, और फिर उसके इतने कॉपीज हर बैंक को बेच रहे हैं, हर ब्रांच को बेच रहे हैं कि उससे वो लोग कमाए जा रहे हैं 10-20 लाख रुपया भी उनके लिए बहुत सरप्लस है। अब उसको इंप्लीमेंट करना, यूज करना, हर टूल को उनका यूटिलिटी में लाना, बैंकों के हिसाब से यूज करवाना, वो करवाने वाले के लिए अगेन एक और टीम लगता है, जैसे कि ENY का टीम, ऐसे और भी इंप्लीमेंटेशन टीम्स होते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन वाले इंप्लीमेंट करके चले जाएंगे। तो ERP खरीदा कहीं और से, इंप्लीमेंट हुआ कहीं और से। अब आपके क्वेरीज तो आएंगे, आपको बहुत सारा चीज तकलीफ तो देगा यूज करते करते, आपको ट्रेनिंग लगेगा बीच बीच में, तो वो कंसल्टिंग टीम बार बार आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब वो ट्रांसफर हो जाएगा मेंटेनेंस टीम को, यानी कस्टमर सर्विस टीम को। उनको भी सारा ERP का ट्रेनिंग दिया हुआ होता है, तो वो लोग आपको गाइड करते रहते हैं कि अब ये करो, वो करो, प्रॉब्लम हो तो ये करो, प्रॉब्लम हो तो वो करो। कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी आए तब कंसल्टेंट जाएगा। ये मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। यहां पे भी वही हो रहा है। कंसल्टेंट वाला क्या कर रहा है, अप्रोचेस क्लाइंट एज ए टीम एंड वर्क आउट सोल्यूशंस दैट मीट देयर नीड्स। Customer support personnel are in charge of IT implementation and provide support through telephone, email or on-site. Currently the strength of consultant department is 200 while that of customer support is 150. Yash इसका founder और CEO है, is very passionate about this business model. He wants to deliver high quality. He believes that his staff should be well trained. इसको ट्रेनिंग पे बहुत भरोसा है। मैंने बोला ना एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आएगा, अब उसकी एंट्री होगी। Therefore, Rest Easy provides periodic training to its staff in-house. In-house training की बात हो रही है। All employees are expected to undergo 2 weeks of training annually. Training department has been set up. Training department has been set up with qualified trainers in various fields who provide periodic training sessions to both consultants and customer service departments. Training department has 5 trainers. Training sessions are aimed to provide skills that the executives need to provide better service to their clients. And this in-house focus of high quality delivery is the key factor that Yash believes would set apart Rest Easy from its competitors. इनको लगता है इनका जो critical success factor है वो ट्रेनिंग ही है जो इनके टीम को दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ट्रेंड एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ना कंसल्टेंट काम कर पाएंगे ना कस्टमर सपोर्ट वाले काम कर पाएंगे। अब इन एडिशन टू डिलीवरिंग ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ट्रेनिंग मटेरियल फॉर रूटीन ongoing as well as specialized training sessions. They attend conference, train the trainer sessions and subscribe to journals to keep themselves up to date with various developments that consultants and customer support executives need to be aware of. तो इसमें बता रहा है what training department does. ट्रेनिंग वाले क्या क्या करते हैं, what training department does, उनका क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। Now, at the beginning of each year, heads of consultants and customer service department advise the training department on the, ये एक important है, on the expected number of training sessions that their staff would undertake. मतलब ट्रेनिंग सेशंस का बजट बनता है, बजट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, बजट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। तो ट्रेनिंग सेशंस का बजट बनाया जाता है और कंसल्टेंट वाला, कस्टमर सर्विस वाला हेड आके बता जाता है कि कितना हम लोगों का टीम ट्रेनिंग लेगा। In special situations where development needs to be communicated rapidly, extra session can also be
conducted. Training department budgets are prepared, ये भी important है, are prepared based on these needs. Training department अपना बजट इसी आधार पे बनाता है. फ्लो समझ में आ रहा है? रेस्ट इजी कंपनी, कंसल्टिंग, कस्टमर सपोर्ट, ट्रेनिंग. ऐसे आपको घर के पढ़ाई में ऐसे रुक रुक के पॉज लेना पड़ेगा, सजाना होगा दिमाग में, वरना तो सब समझ में ही नहीं आएगा. आप कस्टमर सपोर्ट, कंसल्टिंग और ट्रेनिंग. ट्रेनिंग वाले इनके नीड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस के हिसाब से अपने आप के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल बनाते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं. ये लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन नीड. ठीक. ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात हो रहा है. ट्रेनिंग कॉस्ट एलोकेशन को लेके, कॉस्ट इनकर्ड बाय ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड टू द कंसल्टेंट एंड कस्टमर सर्विस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग सेशंस अवेल्ड बाय बोथ डिपार्टमेंट्स. अवेल्ड यानी एक्चुअल के बेसिस पे, यहां लिख देते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस. जितना अवेल किया उसके हिसाब से. A standard quote यानी transfer price based on the budget is provided at the beginning of the year, but at the end of the year actual cost is allocated based on actual training sessions of each department. यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा है. This is not something good. शुरू में बात होती है बजटेड पे और बाद में कॉस्ट डालते हैं एक्चुअल पे. ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर इज बजटेड ट्रांसफर प्राइस. Start of the year you are talking about budgeted transfer price, but end of the year, at end you are talking about actual transfer price. Now if you remember, transfer price chapter का objective कुछ और था. उसका objective था कि यहाँ पे जो आपके different divisions manager होते हैं वो लोग कितने काबिल हैं. तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफरर को भी कुछ प्रॉफिट दिलवा देते थे कि उसको ये नहीं लगे कि हम फ्री का कर रहा है और इनको भी ये नहीं लगे कि सब चीज फ्री का मिलता है. अब अगर बजटेड पे प्लानिंग किया गया था, बाद में एक्चुअल पे डाल देगा तो हो सकता है एक्चुअल बहुत ज्यादा हो गया तो. और यहाँ का मेन मुद्दा यही है, यहाँ पे जो इशू है वो यही है. दिस इज ओनली द इशू हियर. इफ आई विल से यही इस सम का मेन इशू है कि भैया बात तो सारा बजट पे करके जाते हैं आप और डालते समय कॉस्ट फिर लास्ट में एक्चुअल पे डाल देते हैं. यही यहां का मेन इशू है. यही यहां का मेन इशू है. Each of the user department use the transfer price to prepare their individual budgets. देखिए, अब डिपार्टमेंट के एंगल से सोचिए आप ही वो कस्टमर सपोर्ट हो या कंसल्टिंग हो, आपने अपना बजट उसी ट्रांसफर प्राइस के हिसाब से तैयार किया. दैट फर्दर गेट्स बिल्ट इनटू देयर प्राइसिंग मॉडल्स एंड फॉर बिलिंग देयर क्लाइंट्स. आप लोग अपने कस्टमर्स को बिल कर रहे हो, आप अपने यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट बजट के हिसाब से समझ रहे हो और फिर उसके हिसाब से आप अपना कस्टमर को प्राइसिंग करो. Now, one of the metric for manager appraisal is also the financial performance of their individual department. मतलब आप अपने फिर divisional managers का performance analysis करते हो based on profit earned by them. ठीक. Hence, managers of both consultant and customer service department are very cost conscious. क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो उनके यहाँ की प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो उनका परफॉर्मेंस कम रिपोर्ट होगा, तो इंसेंटिव घट जाएंगे इनके. लॉजिकल लग रहा है सारी बातें. नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का 2017 का इन लोग डिटेल बता रहा है. बजट में कॉस्ट है 29,60,000. एक्चुअल में कॉस्ट देखिए भाग गया. मतलब ये तो छोड़िए, नहीं बोलेंगे. ये सब अजीब अजीब वर्ड हम लोग कई बार सीखे हैं लोकल लैंग्वेज में. एक वर्ड होता है भपौती, सुने छोड़ो ना, जो नहीं सुने क्या क्या वो समझाने का शक्ति नहीं है अपने में. अब भपौती एक वर्ड होता है, अब भपौती पा रखे 29,60,000 बजट किए थे और मतलब भपौती मतलब समझ लो कोई फोकट का चीज है, जैसे कि कुछ भी मतलब कोई अपने तरफ से कोई जब प्रयास ही ना करे उसको बोलते हैं भपौती. जैसे अपने बोलते हैं ना अपने
खाना नहीं भाता छोड़ देते, क्यों? पिताजी की भभोती है। अब छोड़िए, अब ये सब वर्ड आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। 29,60,000 और 38,25,000, देख रहे क्या डिफरेंस? लीप देख रहे हैं? इसका इंपैक्ट क्या होगा? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो मस्त मौला है, अपने को क्या एक्चुअल चार्ज करने का है, बजट पे बोलने का है और एक्चुअल चार्ज करने का है। और वो लोग का तो पूरा फाइनेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअल पे इतना हाई कॉस्ट चार्ज करोगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रबल। Consultant and customer service departments are charged based on number of training sessions actually availed. Details of training sessions देखिए, सोचा था 100 और एक लफड़ा देखना, कंसल्टेंट ने तो 100 लिया, कस्टमर सर्विस 80 लिया। अगर आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रेट और ज्यादा आ जाएगा। इंपैक्ट सोचो, लेसर ट्रेनिंग, लेसर सेशंस इज इक्वल टू average, higher average rate per session. यहां पे substantial deviation, मतलब चिड़ मच रहा होगा मेरे हिसाब से कंसल्टिंग और कस्टमर सर्विस को यहां पे, कि भाई ऐसा क्या हम लोग को सिखा रहा है, भपोती है। हम लोग देने वाले तो भैया जहां तक ट्रैवलिंग कर रहा है क्या। देखिए तो क्या हुआ, अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट पे ज्यादा हुआ, सैलरीज ज्यादा हुआ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो तो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अपने मन से अटेंड किए जा रहे हैं, टेलीफोन भी घुमा रहे हैं बेटे लोग, सप्लाई भी ज्यादा ले लिया, खुद ही 20,000 का ज्यादा खाना खा लिया। अरे अब तो जब हम ही को उठाना है तो हम सारा ही देखेंगे कि क्या चीज का इतना ज्यादा लग रहा है तुम लोगों का। अब देखिए समस्या देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्वेश्चन। आई लव्ड टू रीड इट एंड लर्न सो मच ऑफ इन लव ऑलरेडी टू शेयर इट विथ यू। फिर देखिए कितना बढ़िया भी बात बोलेगा। इन अकॉर्डेंस विद द अबव एक्सप्लेनेशन, ऐसे मत करो, द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कोटेड अ रेट ऑफ 14,800 पर सेशन। क्वेश्चन को समझिए, 14,800 पर सेशन कैसे आया? वर्किंग देखो, 29,60,000 डिवाइडेड बाई 200, थोड़ा सीख लीजिए, यहां पे कैलकुलेशन है। 29,60 डिवाइडेड बाई 200, 14,800। तो वही बोल रहा है, इन अकॉर्डेंस विद अबव ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कोटेड अ रेट ऑफ 14,800। व्हाट इज दिस? बजटेड ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन बजटेड कॉस्ट इन बजटेड सेशन। एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया? 21,250। ये कैसे आया देखिए, वर्किंग करिए, 3825 बाई 180, ये आ गया एक्चुअल कॉस्ट पर सेशन। कॉस्ट ओवररन इज 6,450, a jump of 44% from the original quote. Consequently, a meeting was called that was attended by managers of consultant, customer service and training department along with the CEO Yash. The user department were unhappy, होगा ही, with the higher charge. Manager of the consultant raised the following concern. ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग कंसर्न रेज कर रहे हैं। मैनेजर ऑफ विच डिवीजन? कंसल्टेंट डिवीजन के मन की बात सुने। मार्केट रेट फॉर सिमिलर ट्रेनिंग इज ओनली 12,000 पर सेशन। आई एक्सेप्टेड हायर रेट ऑफ 14,800 ओनली बिकॉज इन हाउस कैन बी मोर कस्टमाइज्ड। However, if they are going to charge me 21,250, I would rather source it from outside vendor. सही बात है। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने आपको हर सब में ही बताया, यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि हमेशा एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को चमकाता है, हम बाहर से ले लेगा, हम तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। तो वही हुआ ना, बाहर का रेट जब 12,000 है और आप 21,250 चार्ज करोगे तो ये बोलेगा हम बाहर से जाके सीख के आ जाएंगे, आप क्या खास सिखा रहे हो मेरे को। फर्दर ही पॉइंटेड आउट दैट इसका डिपार्टमेंट है ना 100 का 100 ट्रेनिंग लिया, आप देखो कंसल्टेंट वाला का 100 का 100 लिया, जबकि ये कस्टमर सर्विस वाला ट्रेनिंग कम लिया। तो कम लिया तो रेट और ज्यादा आ गया ना, डिवाइड बाय 200 होता, 3825 बाय 200 होता तो रेट कम आता। ये कस्टमर सर्विस भी गया गुजरा है, ये लोग ट्रेनिंग पूरा लिया नहीं।
इसलिए ये 20 लेसर सेशन का कॉस्ट भी हम क्यों उठाएं? उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, उसका लोड मेरे ऊपर आ रहा है। पॉइंट है, ही क्वेश्चंस व्हाई ही शुड बियर अ हायर कॉस्ट ऑफ एलोकेशन ड्यू टू वेरिएंस इन एक्चुअल एंड बजटेड यूसेज ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब दूसरा भी बोलेगा, मैनेजर ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सप्लेन दैट। वो अपना जवाब तो पुट अप करेगी ना, करेगी है, यहाँ पे शी है। वो बोल रही है कि 20 हम क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि हम लोग हाई प्रायोरिटी वर्क हैंडल कर रहे थे क्लाइंट लोग का। तो ट्रेनिंग लेते कि प्रायोरिटी वर्क को करते, कंपनी का फायदा ही सोच रहे थे, इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेने गए। तो यहां पे बोल रहा है हाई प्रायोरिटी वर्क प्रेशर दैट डिड नॉट अलाउ देम इनफ टाइम टू कंप्लीट सम ऑफ द ट्रेनिंग सेशंस। At the same time, she also contended that she should not be charged for those 20 sessions at which no training was availed. जब मैंने लिया ही नहीं तो मेरे को उसका चार्ज क्यों करते हो? ठीक, अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर भी तो बैठा है, वो भी बोलेगा कि मेरा 5 लाख रुपया तो सैलरी के कारण गया, नया ट्रेनर आया बोल के, उसका एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है कंपनी के लिए एंड उसको लाना जरूरी था, कंपनी को ऑफर करना पड़ा हायर पे स्केल। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट भी 3 लाख से ज्यादा हुआ क्योंकि वो इक्विपमेंट का एज हो गया था, और एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा था 25,000 का, और बाकी तो नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट है जो कंट्रोलेबल नहीं था। आप उन भी क्या करें, सबका अपना अपना पॉइंट, आप समझिए। अब आप यश या आप ही हैं, आप ही को कंपनी चलाना है। अब यश द सीईओ was understandably not happy with the cost overrun. Higher internal transfer price to the end user department would affect employee morale. However, even though a cheaper option was available from outside vendor, he could still foresee that the value of investing in-house training programs, intangible benefits from these customized sessions will definitely help the company's growth. उनको ये belief है, apart from the cost overrun, CEO believes कि इन हाउस का बहुत वैल्यू है। CEO believes in house is valuable, but still he is not happy with the cost overrun, not happy with increase in cost. Correct? समझ गए क्या क्या समस्या आता है कंपनी चलाने के लिए? अभी तक आप लोग को अगर यही लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आया, क्यों आया, मेरी जिंदगी में क्या पढ़ाई आ गया, तो आप बहुत बुरा फंसेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सिलेबस में। आपको ऐसा ही सोचना है कि कंपनी चलाने की समस्या क्या है, और स्टार्टअप तो आप में से ही कोई लोग कर रहे हैं, ये यश जैसा आप में से कोई होगा, और इतना बड़ा बड़ा आइडिया लेके बड़ी बड़ी कंपनी बना लेते यंग एज में, संभालना भी तो आना चाहिए। वो तो सुनहरा मौका है कि ये सब पढ़ाई करने को मिल रहा है। अब करना क्या है उसके बारे में क्वेश्चन ने यहाँ पे बहुत डिटेल बताया है, तो आप फंसेंगे नहीं आंसर करने में। टू कंक्लूड, ही वॉज नॉट विलिंग टू शट डाउन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल ट्रांसफर प्राइस इन एन एमिकेबल वे, लाइक प्रॉफिट्स, टीम वर्क इज क्रिटिकल टू सक्सेस। यही होता है लीडर। लीडर जल्दी से कॉल ऑफ नहीं करता कि सब बंद कर दो, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। नया लीडर होता है सबको लेके चलना है। Required is identify the threats to goal congruence due to internal transfer pricing. यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, threats मतलब issues, आपको issues बताने, आपको issues बताने, करेक्ट? issues यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। जैसे solution में आइए, part 1, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में नॉट बी मैनेजिंग इट्स कॉस्ट एफिशिएंटली। मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं, तो उनको ये फील हो सकता है कि ये कैजुअल हो गया, सारा कॉस्ट हम लोग उठाते हैं बोल के कैजुअल हो गया, तो दिस में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अदर्स फील दैट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट is casual. दूसरा, यहां पे आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ही इनका इंसेंटिव लिंक किए हुए हो। यहां पे एक लाइन था ना, परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको फाइनेंस के हिसाब से मिलेगा, तो ये भी एक डेंजर होता है। ये लोग क्वालिटी पे कम काम करेंगे,
तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यू कैन राइट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन, ये पूरा पैराग्राफ के लिए बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। एंड अभी क्या सिनेरियो है, अगर ये यश रिजॉल्व नहीं करेगा तो क्या होगा आप सोचो। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाला अपना सारा कॉस्ट एक्चुअल वाला इनके ऊपर चार्ज कर देगा, जबकि ट्रेनिंग का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो जिम्मेदारी किसका है, ट्रेनिंग का ही है, बट ट्रेनिंग वाला तो सारा कॉस्ट इन पे डाल देगा। तो होगा क्या, अगर इफ यू डोंट फाइंड द सोल्यूशन, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स will be considered on allocated costs। जो हम लोग बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल होता है। अगर ट्रेनिंग का सारा कॉस्ट आप डाल दोगे तो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट आप डालकर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे, वो गलत है। ये सब ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आते थे, यू शुड नॉट पुट एनी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इन द हेड्स ऑफ द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ठीक है, कोई भी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट न ट्रांसफरर पे डालना चाहिए, न ट्रांसफरी पे डालना चाहिए, न ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पे डालना चाहिए, न कंसल्टिंग कस्टमर सर्विस पे डालना चाहिए। ठीक, और एक तीसरा बात यहां पे बोल रहा है, देयर इज अ नीड टू इंश्योर, यानी मस्ट इंश्योर दैट actual transfer price is equal to budgeted transfer price। ये इश्यूज है यहां पर। must ensure that actual transfer price should be equal to budgeted transfer price। ठीक है, हो गया। अब आइए यहां पे, ड्यूरिंग द मीटिंग एन ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी, देखिए क्या नाम है, बेस्ड ऑन 2-part प्राइसिंग सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड। आज का मकसद पूरा करना था ना, कॉस्ट वुड बी लिखा है पूरा आपका। देखो क्वेश्चन जेन्युइन हुआ ना, आपको बचा देगा क्वेश्चन, आपको बस खाली लिख के दिखाना है। जेन्युइन क्वेश्चन ज्यादा प्रेडिक्ट करने नहीं बोलता, जो बोला है वो करके दिखा दो बस। Costs would be segregated into fixed and variable categories, and the transfer price for each category would be arrived based on budgeted cost and budgeted usage. The standard rate for fixed cost will be applied to the budgeted training sessions and charged to user department. The standard rate for variable cost will be applied to, देखना ये वाला एक important है, standard rate will be applied। इसमें 2 पार्ट होता है ना, ये पार्ट 1 है फिक्स के लिए और पार्ट 2 है वेरिएबल के लिए। वेरिएबल का मैंने क्या सिखाया था अभी 2 पार्ट में, अभी बताया ना। 2 पार्ट में क्या करते हैं, जो टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट है दैट वुड बी डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ सेशंस टू गेट द रेट पर सेशन फॉर फिक्स कॉस्ट। देन बजटेड वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ सेशंस टू गेट द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बट इट विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेशंस अवेल्ड, multiplied by actual training sessions and charged to user department. Fixed costs would be defined as those that are not directly impacted by the number of training sessions. So calculate the transfer price to be charged to each department under this method. तो इन्होंने बहुत अच्छे से ही बताया। उसी कॉस्ट में देखिए 2 कॉस्ट वेरिएबल है और बाकी सब फिक्स्ड है। ये वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स्ड है। बजट को कॉपी किया, एक्चुअल नहीं लिया। बोली क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करना है, सब कुछ बजट पे ही करना है। अरे कोई क्यों मानेगा? आपका कंपनी में आप कंसल्टिंग डिवीजन और कस्टमर डिवीजन से झगड़ा कर लोगे तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। वो लोग रेवेन्यू लाके देते हैं कंपनी को, ट्रेनिंग वाला रेवेन्यू नहीं लाके देता, ट्रेनिंग तो बस इन दोनों को ही ट्रेन करता है। तो आपको बजटेड पे ही सारा सिस्टम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सारा प्लानिंग बजट पे ही था। तो बजट को ही लिया, देखो एक्चुअल को नहीं लिया। नो यूज ऑफ एक्चुअल हियर, नो यूज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है, क्वेश्चन ने बोला सब बजट पे ही काम करना है। देखो यहां पे वापस पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला, अ ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच कैटेगरी वुड बी अराइव्ड बेस्ड ऑन बजटेड कॉस्ट। तो खाली बजट को उठाया हमने, फिक्स वेरिएबल तोड़ दिया, ठीक। और वेरिएबल का देखो कितना है, 1.5 लाख, बाकी फिक्स हो गया, कितना हुआ
2960 में से 1.5 लाख माइनस करिए, ये अगर हो गया 1.5 लाख, कितना आ रहा है? 28,10,000। अब रेट निकाल लो। बजटेड सेशंस 200 थे क्या? तो 28,10,000 बाई 200 करो, 100 था ना, याद है दोनों का 100। 28,10,000 बाई 200 करिए तो 28,10,000 बाई 200 14,050। तो ये आ गया फिक्स्ड रेट। देखो सब लिखा हुआ है यहां पे, ये रहा। और वेरिएबल का डिवाइड करो, 1.5 लाख बाई 200, वेरिएबल का 1.5 लाख बाई 200 750, ये रहा 750, दिख रहा है। सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मच कंसल्टिंग डिवीजन विल पे नाउ, हाउ विल आई कैलकुलेट? कैन यू हेल्प? फिक्स पूरा लमसम लग जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ बजटेड सेशन। फिक्स कितना देगा वो? ये देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर कंसल्टिंग, कंसल्टिंग वाला फिक्स का 14,050 इंटू 100 और 750 इंटू 100, तो इतना रुपया देगा। और कस्टमर सर्विस कितना देगा? देखिए 14,050 इंटू 100 प्लस ये ध्यान देना 750 इंटू 80। फिक्स का बजटेड पे है बट वेरिएबल का एक्चुअल पे। और ये कैसे पता चला? लिखा है, क्वेश्चन जो लिखा वो फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूरा लिखा है, रिक्वायर्ड क्या है वो लिखा है, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देखिए टोटल कितना आ रहा है? 1480 ऐड करिए तो 1480 प्लस 1465 कितना हुआ? 2945, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल है 3825। तो जो डिफरेंस है वो 880 है, वो अनएलोकेटेड है। कौन बियर करेगा? हु विल बियर? हाँ जी, अनएलोकेटेड विल बी बोर्न बाय ट्रेनिंग ओनली, विल बी बोर्न बाय ट्रेनिंग ओनली, जिससे उसको एहसास हो कि उसने ऐसा कैसे किया। मतलब उसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में नहीं लेना है, 880 को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में नहीं लेना है। दैट्स द सोल आइडिया, ठीक। अच्छा, ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो ये वाला सीखा 2 पार्ट का, इसका वो रेफरेंस पेज नंबर बताएंगे मेरे को? वो पेज खोल के दिखाया था 9 पॉइंट क्या था? 9.26, वहां से रेफर कर सकते हैं। वहां पे भी इसका रेफरेंस लिख दीजिए, उधर भी इसका रेफरेंस लिखिए, केस स्टडी का पेज नंबर लिख दीजिए। अच्छा, वहां पे पूरा परफेक्ट आंसर नहीं था, फैक्चुअली वहां पे बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में सबसे अच्छा यहां पे ही बताया। अब यहां पे बोल रहा है एडवांटेज क्या है इस सिस्टम का, ये एडवांटेज वहां पे नहीं था, एडवांटेजेस बता रहा है। एडवांटेजेस नंबर 1, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी कॉस्ट कॉन्शियस होगा। अब उसको झटका लगेगा, उसके ऊपर 880 आ गया ना, उसको झटका लगेगा। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वुड बिकम मोर कॉस्ट कॉन्शियस। दूसरा, जो वो धमकी दिया जा रहा था ना 12,000 आउटसाइड से ले लेंगे, हाँ एक बार देखना अभी उसका रिजोल्यूशन कैसे हुआ, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहां पे अभी जैसे कंसल्टिंग डिवीजन फिक्स लमसम कितना दे रहा है? 14,050 दे रहा है, तो ये 12,000 से ज्यादा है, मानते हैं। बट फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स अगर वो बजट तक अवेल कर लिया तो उसका 750 इंटू नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो वो बजट में अवेल करा, वो उसके बियॉन्ड अवेल किया ना, सोचो उसको 101 नंबर ट्रेनिंग सेशन लेना है, बाहर जाएगा 12,000 लगेगा, और यहां पे 750। तो उसके लिए भी एक इंसेंटिव होगा ना कि नहीं यार ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से ले लो, यहां 750 का ही बिल आएगा, बाहर से जाएंगे तो 12,000। ह्यूज डिफरेंस। ये बहुत अच्छा एनालिसिस था यहाँ पे कि इफ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इज टेकन, the transfer pricing method charges the user only a marginal cost of 750, which is definitely lower than the external rate.
और एक तीसरा ये जो आप अपने थ्रेट में लिखे थे, एक्चुअल प्राइस इज नॉट इक्वल टू बजट प्राइस, इस तरह का ट्रांसफर प्राइसिंग में आएंगे तो जितना से डिफरेंस था वो अनएलोकेटेड रह जाता है, तो वो अनएलोकेटेड पोर्शन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है. Fixed expenses that form majority of the costs are allocated based on budget and budget usage. Variable are allocated based on actual usage. Any variance in utilization does not impact the other user department. तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा सा फेयर दिखता है, इज फेयर. है हिम्मत. छुट्टी छुट्टी क्यों कर रहे हैं, पढ़िए. अरे सुबह से क्या, आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं. 25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते. नहीं हुआ है. 22 साल हो गए पढ़ते पढ़ते. ऐसे क्यों बोलते सुबह से पढ़ रहे. जैसे कभी हम लोग पापा से पैसे मांगने जाते थे ना, तो हमेशा डायलॉग देते थे, नहीं नहीं पिछला हफ्ता तो इतना लिया था. फिर उसका तो पूछे तुरंत बोलना शुरू करते थे, तो फिर खत्म नहीं होता था उनका कहानी. फिर वापस पिछला महीना भी तो दिया था, फिर पिछला साल भी तो दिया था, पूरा साल का हिसाब लेके बैठ जाते थे. तो हम लोग बोलते थे, पूरा बचपन से भी बोलने लगेंगे कि बचपन से कितना दिया था. एक और है, मैंने बहुत मेहनत किया उसको पढ़ने के लिए. हाँ, लेकिन मैं एक ही और पढ़ाना चाहता हूं, बस ये लास्ट है. 9 केस स्टडी इसमें दिया हुआ है. देखिए, आपको ये समझा दिया कि फ्लो कैसा होता है, और एवरी केस स्टडी इज न्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स. देखो, आज मैं हूं, कल से मैं नहीं हूं इस चैप्टर में आपके साथ. एवरी केस स्टडी इज न्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो केस स्टडी का चैलेंज ही यही है, केस स्टडी का चैलेंज ही यही है कि इसको हैंडल कैसे करें. तो चैलेंज इज टू राइट इट, एंड राइटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ केस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टू कंप्लीट इट इन ड्यू टाइम. इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट इन ड्यू टाइम, यू आर गॉन. केस स्टडी आंसर हैज गॉट नो एग्जिस्टेंस. नाउ स्पेसिफिकली आपको उनका केस स्टडी पढ़ना ही है जो टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है. जैसे जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है तो फिर भी आप आगे पीछे कर लेंगे. जैसे सप्लाई चेन, उतना एम्फेसिस इसके ऊपर नहीं होता था क्लास में. ये थ्योरेटिकल टॉपिक होता था जिसको व्हाट इज सप्लाई चेन में निकाल देते थे. अब उसके ऊपर केस स्टडी आ जाएगा तो आपका हालत खराब होगा. ऐसी काइजेन, उतना जोर नहीं था कि इसके ऊपर आप केस स्टडी हैंडल कर पाए. 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, खाली थ्योरी कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना बड़ा केस स्टडी. उसी तरह से आप आगे देखो, मुझे काइजन वाला बताना है, बट उसकी तरह से आप बैलेंस स्कोर कार्ड, बट ये हैंडल कर लो, क्योंकि क्लास में आपको काफी सिखाया गया है. तो क्लास का भी काफी नॉलेज होने के कारण आप इसको संभाल सकोगे. दूसरा, बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद देखिए परफॉर्मेंस प्रिज्म. ये आपके लिए नया है. तो न्यू केस स्टडीज अगर आप हैंडल नहीं करके गए तो यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज इट. परफॉर्मेंस प्रिज्म, इफ यू रिमेंबर, जैसे ही हेडिंग देखा तो फर्स्ट आपका ड्यूटी है वो परफॉर्मेंस प्रिज्म को एक बार पढ़ाओ, तो इसका केस स्टडी भी जल्दी क्लिक कर जाएगा. मतलब ये प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है. एग्जाम में तो देखिए क्या आएगा ये हम आप नहीं जानते. तो परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या था मैं आपको बता देता हूं. इसमें स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की बात थी. स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, मतलब परफॉर्मेंस मेजर में स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचा गया था. आप लिख सकते अबाउट स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन, वेदर योर कंपनी इज एबल टू केयर अबाउट योर स्टेक होल्डर्स और नॉट. नॉर्मली इसके पहले के जितने मॉडल्स थे वो सिर्फ शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स के ऊपर फोकस करते थे. यहां पे बोला गया हर पे फोकस करो, जो जो आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, जनरल पब्लिक हो सकता है, जो आपके कस्टमर नहीं है बट भविष्य में बन सकते हैं. तो परफॉर्मेंस प्रिज्म ये सिखाता था. प्रिज्म बना के दिखाया गया था आपको. 6 फेस, उसके 5 फेस होते हैं.
तो उसमें यह सिखाया जाता था कि हर स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं है। क्लास वर्सेस मास बोला था मैंने। पहले आप अपना रेलिवेंट स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करिए, वो कितना आपका ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है उसको भी देखिए, करेक्ट। और फिर उसको क्या चाहिए उसको खोज के इंप्लीमेंट करिए। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्टेक होल्डर का क्या कंट्रीब्यूशन, फिर क्या स्ट्रेटेजी लगेगा, फिर क्या प्रोसेस बनाने पड़ेंगे और क्या रिसोर्सेस चाहिए उनको खुश करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप कल बोलेंगे सतीश सर हम लोग है ना बाहर आपका बिल्डिंग के नीचे चाय वाला के चाय पी रहे थे, वो बड़ा नाराज है आपसे, आप आके बोल रहे क्यों नाराज है मुझे नहीं पता, सर आपको कुछ करना चाहिए, एसजेसी का पब्लिक इमेज का सवाल है। परफॉर्मेंस प्रिज्म पहला सवाल ये रेज करता है, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम हियर नॉट टू सेटिस्फाई ऑल, इफ हिज कंट्रीब्यूशन प्लेज अ डोमिनेंट रोल आई मस्ट, उसका चाय पे पूरा एसजेसी चल रहा है तो आई मस्ट गो एंड आस्क हिम व्हाट इज हिज नीड, एल्स आई एम नॉट बॉदर्ड। सिंपल सा बात है भाई, मतलब छोटा छोटा लोगों को पकड़ के सोचोगे सेटिस्फाई करो। ये एक नया है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये इसी बुक में आया है, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, चैप्टर 3 में था शायद, 3 या 2 में था, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में था क्या, टीक्यूएम के भाई है ये पूरा। तो ऐसे नया टॉपिक जैसे मिला तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, फिर उसकी केस स्टडी को पढ़ना है। एथिकल एंड नॉन एथिकल ये भी नया ही केस स्टडी है, इनफैक्ट यहां पे सारी नए नए दिख रहे हैं मेरे को, एथिकल एंड नॉन एथिकल। उसमें एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी केस स्टडी आएगा। अच्छा, वैल्यू चेन फिर भी आपका मैनेजेबल है, काफी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको बताया गया था पूरा क्लास में अच्छे से, उसके ऊपर है, याद है क्या आपको। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस ईपीए क्या क्या कॉस्ट बताया था। ना 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 हाँ नहीं, एक था कन्वेंशनल कॉस्ट, रॉ मटेरियल और वेस्ट, दूसरा हिडन कॉस्ट, तीसरा कंटिंजेंट कॉस्ट, चौथा रिलेशनशिप कॉस्ट मतलब रिपोर्ट बनाने का, इंटेंजिबल कॉस्ट। यूएन वाला, यूएन डिपार्टमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ protecting the environment, and there is again cost of capital, labor and material। ठीक है, आइए वो खत्म कर दे, काइजेन वाला खत्म करेंगे फिर छुट्टी। काइजेन काइजेन काइजेन, आप मुझे 5 मिनट अगर पेशेंट रीडिंग देंगे तो मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं आप इसको खुद से रीड करिए, फिर मैं पूछूंगा कैसे रीड करना है। रीड कभी भी केस स्टडी खाली हाथ नहीं करेंगे, मार्किंग करते करते, साइड में कमेंट्स लिखते लिखते, कमेंट लिखते लिखते। जिनके पास बुक नहीं हो यहां से पढ़ते जाए। सर कमेंट कैसे लिखें, सही बात है, तो आप वेट करिए, पढ़िए पढ़िए, देखें आपका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो रहा है क्या। जल्दी, समय कम है। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि आपको घर जाके आंसर्स लिखने हैं और खत्म कर दीजिए प्रिपरेशन कॉस्टिंग की, ये सब पर्टिकुलर चीजों को लेके। ऑब्वियसली उनको ही करना है जिनका सारा क्लास इसके पहले का हो गया है। Case study is the summary of all the topics that you're studying here.
करिए। Zen Limited is a leading mobile manufacturing company and sells its mobile phone across the world. In a fast-changing technological environment, Zen has been able to maintain its leadership in the smartphone segment for third year in a row now. Though the revenues have grown year on year, the costs have increased at a higher rate in the mobile phone industry as a whole. We have been leaders in revenue. We must lead in cost reduction front as well. I believe we can achieve this with improvements over time, however minor they might be. ये माइनर वर्ड का जब आता ना इंप्रूवमेंट, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट इज ओनली काइजन. छोटा छोटा इंप्रूवमेंट. एक एयरलाइन ने खाना सर्व करना शुरू किया था तो देखा कि सलाड जब वो सर्व करता है उसमें मेजर पैसेंजर ऑलिव को छोड़ देते. तो किसी ने आइडिया दिया ऑलिव डालना ही बंद कर दीजिए. माइनर इंप्रूवमेंट एंड द कंपनी सेव्ड lakhs of dollars in a year. उसी तरह से एक और एयरलाइंस में कभी जाएंगे ना, हर चीज में एयरलाइन का लोगो मिलेगा, हर चीज में. तो इवन एक एयरलाइंस का सीट के सामने है ना एक पैकेट रहता है जिसमें आप उल्टी करते हैं. जैसे ऊपर जाते हैं ना तो उल्टी का मन करता है तो एक पैकेट पड़ा रहता है. मालूम है क्या ऐसा? नहीं, अरे वो टान के तो ऑक्सीजन मास्क आता है और टान के उल्टी करेगा. क्या बोलती है? उल्टी करने ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? सीट के आगे में पड़ा रहता है. कभी प्लेन में बैठेंगे सारा सीट खंदूल के देखना क्या क्या निकलता है, तो एक पैकेट निकलेगा. और अगर वो प्लेन में पहले से कोई और आ रखे है तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि उसमें उल्टी किया हुआ है. थोड़ा सावधान रहना कि छू के ऐसे बस आंख बंद करके नहीं निकलना. तो वो पैकेट में एयरलाइन का बुद्धि देखिए, मतलब पब्लिक इमेज बनाएंगे, उस पे भी लोगो छपाता था. तो किसी ने आइडिया दिया, भाई इस पे तू लोगो छपा के क्या ब्रांड इमेज बना रहा है, उसको हटाओ. एंड lakhs of dollars were saved. यही काइज़न है. छोटा छोटा इंप्रूवमेंट if applied continuously can bring a significant change. फालतू चीजों को रोको. The net profit margin of the company has fallen from 10% to 8% owing to rise in raw material and repair cost. Another significant rise in cost was on account of repairs of mobile phones which are under warranty. तो आपका सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है मोबाइल अंडर वारंटी, मतलब आपके यहाँ का थोड़ा क्वालिटी इश्यूज है. There was an increase in these repair costs by 1.5 crores which represent 1% of the total turnover. ये इशू नंबर 1 इशू है. इशू नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ऑफ अंडर वारंटी प्रोडक्ट is outlined below. Company owned 200 repair centers in various cities in India. 200 repair center है. A customer whose phone is under warranty and requires replacement repair visits any of the 200 centers to deposit the faulty mobile phone. वहाँ जाके जमा करिए. Technician at service center examines the phone and service center sends the phone to a centralized repair center at Mumbai. Phones are sent to Mumbai even for minor repairs, which can be done locally if requisite infrastructure is provided to the service center. This is another big issue. समझ रहे हैं? Issue. The phones are sent in batches. This is another big issue. Each service center creates 3-4 batches of mobile phone in a day. वो बैचेस मतलब पैकेट बनाते हैं और पैकेट भेजते हैं. 3-4 बैचेस इन अ डे. एक बार में क्यों नहीं भेज सकते हो? A recent study showed that batches could be combined into a single batch in a day. Obvious सा बात था. The phones are repaired in Mumbai centralized centers and sent back to the respective centers for handing them back to customers. Phones which are repaired are sent in yellow. फिर separate batches. This is 4th issue. And another which are replaced are sent in separate batches. तो गजब इशू लेके रखा हुआ है. इशू के साथ एक स्टोरी हुई थी मेरे साथ, बताए थे.
मेरा एक इशू है, मेरा एक इशू है ऑलरेडी। नहीं समझे? जो सुने थे उनको याद नहीं। बच्चा को बच्चा हुआ कि नहीं बोलते, इशू हुआ क्या। तो यहां पे कितना इशू है? 4 इशू है। नेक्स्ट, आइए देखिए लास्ट। यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन जेन। खत्म हो रहा है। फाइनेंस डायरेक्टर हैज अप्रोच्ड यू टू अंडरस्टैंड वेदर द माइनर इंप्रूवमेंट वुड बी यूजफुल गिवन द साइज ऑफ द कंपनी। Finance director has asked you to examine the process of warranty repairs and replacement and submit a report covering the following aspect. What is CEO referring to when he says minor improvement? What he is referring to? Kaizen. तो Kaizen के बारे में बताना है और what are the benefits of such improvement? इसका आंसर है Kaizen और इसका benefits बताना है। अच्छा, बेनिफिट्स यहां पे बताना है, यहां पे काइजन को एक्सप्लेन भी करना है। और जब भी एक्सप्लेन करें ना तो विथ एग्जांपल अगर आप करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब आपका एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी जो बढ़ता है वो एग्जांपल से बढ़ता है। जो मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए एयरलाइन वाले, वैसा ही कुछ एग्जांपल। नाउ अप्लाई द अवर प्रोसेस, ये एप्लीकेशन बोल रहा है, अप्लाई द अवर प्रोसेस टू वारंटी क्लेम एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस कैन बी इंप्रूव्ड। जैसे छोटा सा मॉडिफिकेशन खाली यही कर सकता है ना कि मल्टीपल बैचेस नहीं करके सिंगल बैच कर लो, कम से कम कंसाइनमेंट का कुरियर चार्जेस तो बचेगा। स्मॉल चेंजेस देयर, बट इट इफ अप्लाइड एवरी डे, इट इज अ डेली अफेयर, इफ अप्लाइड एवरी डे इट कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज। दैट इज ओनली काइजन। एक एक करके काइजन से रिलेट करके बताना होगा। काइजन का एक और कॉन्सेप्ट होता था जिसमें हम लोग बोलते थे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन लीजिए, उन लोगों से सजेशन लीजिए क्या करना चाहिए। इफ यू डोंट कोलैबोरेट विथ एम्प्लॉयज देयर इज नो काइजन। सो इवन यहाँ पे एक इशू का सोल्यूशन खुद ही ये लोग बता रहा है कि माइनर रिपेयर के लिए भी मुंबई भेज देते हैं आप। अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देते तो वो एम्प्लॉय वहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो यू शुड प्रोवाइड। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर बीपीआर में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि लेट द कस्टमर्स डू सम वर्क दैट यू वांटेड टू डू। तो यहां पे एक और पॉइंट है ना, एनी अदर मैटर, इसमें हम लोग बीपीआर, टीक्यूएम ये सब सजेस्ट कर सकते हैं। खाली काइजन ही क्यों, आपका इतना क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, 1% ऑफ टर्नओवर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे इनकर कर रहे हो, आपको री इंजीनियरिंग सोचना चाहिए। और कुछ माइनर रिपेयर तो कस्टमर ही कर ले, सर्विस सेंटर पे आना ही ना पड़े। आप एक कॉल सेंटर बैठा सकते हैं जिसपे फोन पे रिपेयर करना सिखा देगा वो। और आजकल का तो एजुकेटेड क्राउड है, सभी सीख जाते हैं खोलना वोलना, बैटरी। आप लोग क्या करते हैं पता नहीं। मैं तो मोबाइल आते ही पहले बैटरी लगा के बैटरी वापस खोलना सीखता हूँ। मोबाइल फोन खुलेगा कैसे, क्योंकि छोटा छोटा चीज के लिए सर्विस सेंटर थोड़ी दौड़ेंगे। हाँ, आजकल तो अलग आने लग गया, मानते हैं। वो भी एक तरह का वही है, यू कैन से वैल्यू इंजीनियरिंग बोलेंगे हम इसको, वैल्यू इंजीनियरिंग। कि बैटरी एक्चुअली अंदर में कितना छोटा सा कितना बड़ा सा अपने को पता ही नहीं, वो खोलने का सिस्टम ही हटा दिया तो वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया। नैनो सिम इज एग्जांपल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। इतना बड़ा सिम में प्लास्टिक तो ज्यादा जाता ही था। माइनर इंप्रूवमेंट का एग्जांपल आप बता सकते हैं, नैनो सिम इज एन एग्जांपल ऑफ माइनर इंप्रूवमेंट। कितना छोटा सा सिम बना दे, खाली चिप। ये एयरलाइंस वाला एग्जांपल वगैरह सब यहां पे इससे मैंने उठा के आपको बताया है। एयरलाइंस, एग्जांपल्स ऑफ एयरलाइंस, ऑलिव वाला और उल्टी बैग, उल्टी वाला बैग पे लोगो छाप रहा है, उल्टी बैग। नैनो सिम ये रहा। सर एक बार के लिए हम लोग लगा कि आप अपना इंटेलिजेंस से बता रहे हैं, यहीं से आप टिप टिप के बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। ये लोग बहुत ज्यादा कहानी लिखा है,
अति कहानी लिखा है, बट ये पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ के, सिस्टम बोल रहा है पढ़ लीजिए पूरा, फिर वापस लिखिए और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए हर केस स्टडी का। एटलीस्ट ये 7 केस स्टडी का बना सकते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको केस स्टडी का नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें और भी केस स्टडी क्वेश्चंस डाले हैं और मैंने ये लिखा है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड है। आप देखिए इसका साइज अननेसेसरी लंबा लंबा नहीं है, अननेसेसरी नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही बनाया है। एकदम भी शॉर्ट नहीं रखा, वरना तो फिर और शॉर्ट हो जाता आंसर आपका लिखने में, आप भूल ही जाते। तो थोड़ा उसको डिटेल रखा गया है, बट जिस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये यहाँ पे कितना है, 13 है क्या, 14 केस स्टडीज और हैं। तो ये 14 and 9 23 इफ यू डू, आई अंडरस्टैंड कि 25 मार्क्स यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। So with this, we are for the time being concluding our extra classes of new syllabus, and with time if और amendment की जरूरत पड़ेगी तो ये आपको ऑनलाइन मीडियम से दिया जाएगा। मतलब आपको हैरेस ये नहीं करेंगे कि यहीं आके करना है, because I understand कि with time you will get more busy in your other tuitions and other schedule of your final exam. So again coming back to do same things again, फिर आपको लगेगा कि ये लूप चल रहा है पढ़ाई का, कि वापस कॉस्टिंग में चले गए। ऐसा नहीं होने देंगे। तो जो एड ऑन आते जाएंगे वो आपको अलग से बताएंगे। हालांकि एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड है कि पीएम आएगा, तो पीएम आएगा तो वापस रिव्यू करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कुछ और बताने तो वो बताने की क्लास की जाएगी। और आप लोगों से भी एक ये मतलब एक्सपेक्टेशन है हमारा कि आप खुद से भी पीएम जैसे ही आएगा तो एक दिन का समय निकालेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर माय सब्जेक्ट, रिव्यू करेंगे कि जो आपने पढ़ा वो कवर हो रहा है कि नहीं। आपको अगर लगता है कुछ एक्स्ट्राज है तो आप आइडेंटिफाई करके फीड फॉरवर्ड करिए, सो दैट आई कैन अपडेट मोर। हो सकता है आपको लगे कि सर ये भी बता देते तो अच्छा रहता। और एक बात कि जैसे जैसे हो सकता है आप मई 18 में एग्जाम नहीं दे रहे, जैसे जैसे एग्जाम होगा नया सिलेबस का, मेक श्योर कि आप उसके क्वेश्चन पेपर्स, उसके मॉडल टेस्ट पेपर्स और उसके सजेस्टेड आंसर्स से अपने आप को अपडेट कर लेंगे। और नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, इट इज रिक्वायर्ड वेरी मच फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। भले ही इंस्टेंटली नहीं कर पाए, बट जब भी पढ़ने बैठेंगे मेक श्योर कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हो। और ये जो मैंने बुक में पूरा मार्क किया है, ये बुक हम लोग जब ऑनलाइन कोर्स इसका बनाएंगे तो उसमें आपको एक्सेस वापस देंगे। जैसे ये सारा आज भी तो आपने एक बार सुन लिया मेरे साथ, बट अगेन देयर आर चांसेस कि ऊपर से कुछ निकल गया होगा, क्योंकि लैक ऑफ टाइम, कभी कभी एब्सेंस ऑफ माइंड, बोथ वर्क्स समटाइम्स ऑल एट वंस, सो कुछ ऊपर से गया होगा। तो यू विल गेट an online access also to these videos, so that you can redo it at any point of time, and there I will make all schedule chapter wise कि चैप्टर 1 का क्लास कौन कौन सा है, चैप्टर 2 का कितना क्लास है। जैसे हमारा ओरिजिनली जो क्लासेस हुआ वो 2.5-3 घंटे करके हुआ, बट वीडियोस को फ्रैगमेंट कर देंगे हम लोग अलग अलग पार्ट में, जितना हो सके उसको अलग स्प्लिट अप कर देंगे, जिससे कि आपको छोटा छोटा वीडियोस में उसको एक्सेस करने को मिलेगा। और कुछ अगर हम लोग नए बैच में नए सिलेबस को लेके अपडेट कर रहे होंगे उन्हें, तो वो भी क्लिप करके उसी में अटैच करते जाएंगे, सो दैट बाय द टाइम योर एग्जाम कम्स यू आर ऑल फुल्ली अपडेटेड। एंड ये बुक हम लोग वेबसाइट पे मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख सकते हैं। जो लोग बिना बुक के थोड़ा क्लासेस किए, वो लोग जैसे ये बुक मिल जाता है आपको अपना, आप उस बुक को देख के, इस बुक को देख के मार्किंग वार्किंग का काम खत्म करेंगे। इंस्टीट्यूट से एक और खबर ये मिला है कि ये लोग टाइम टू टाइम सॉफ्ट कॉपीज को अपडेट कर रहा है। हालांकि बुक प्रिंटिंग हो चुकी है, जो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है या आप जो खरीद रहे, बट टाइम टू टाइम पीडीएफ अपडेट हो रहा है। तो रिव्यू तो कर रहे हैं, कभी आपके नजर में कुछ आ जाए तो आप भी अपडेट करिए, जिससे हम लोग बाकियों को सबको अपडेट कर पाए। कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, स्पेसिफिकली न्यू कोर्स वाले। खाली ऐसा ना सोचे कि यही फुल एंड फाइनल है, अभी आगे भी और भी रिश्ता बना ही रहेगा। चलिए, थैंक यू।